स्वागत है आपका अदाई व्लॉग्स में। यहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जब मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, अब तो 30 साल से ऊपर हो गई इस बात को, लेट 1900s में जब मैं स्टूडेंट था, उस समय जब हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बात करते थे, पढ़ते थे, तो उस समय ऐसा माना जाता था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा सिर्फ विमेन में होती है और वो भी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटा, उस समय इस तरह से बात होती थी। इन 30 से ऊपर सालों में जो एनोरेक्सिया में बदलाव आया है वो ये आया है कि आज एनोरेक्सिया नर्वोसा अक्रॉस एज, अक्रॉस स्ट्रैटा, अक्रॉस जेंडर, और उसके बावजूद एनोरेक्सिया नर्वोसा पे बातचीत बहुत कम होती है। हम अपनी आम जिंदगी में आसपास देखते हैं, हम बॉडी इमेज की बात करते हैं, वेट, कैलोरीज की बात करते हैं, लुक्स की बात करते हैं, और हमें लगता है कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जो हमें नहीं पता वो ये है कि कुछ लोगों में यही प्रीऑक्यूपेशन एक बीमारी का स्वरूप ले लेती है, जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। कमना, जैसा मैं भी कह रहा था दैट हम सब में अलग अलग लेवल पे हम बात करते हैं बॉडी की, बॉडी इमेज की, वेट की, हेल्दी फूड की, तो ये तो अपने आप में एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। सो इस हेल्दी लाइफस्टाइल और एनोरेक्सिया में अंतर क्या है? व्हाट इज एनोरेक्सिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग अगर आज के दिन में सोसाइटी में देखते हैं तो सब लोग अपने वजन के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सचेत हो गए हैं। फिटनेस के बारे में काफ़ी बात होती है, हेल्थ को लेके लोग पर्टिकुलर होते जा रहे हैं, जो अपने में एक अच्छी चीज़ है। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए जो प्रीऑक्यूपेशन वर्ड जो आपने यूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। उस जो हम प्रीऑक्यूपेशन गहरे की बात करते हैं, सो मैं कॉन्स्टेंटली इस बारे में सोच रहा हूँ और मेरे जीवन में एक तरह से वेट और फूड एक सेंट्रल फिगर जैसा बन जाता है, जिसके आसपास मेरा जीवन पूरे समय चलता है। दैट वुड बी द प्रीऑक्यूपेशन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रीऑक्यूपेशन है कि आप अपने वजन, अपने खाने को लेकर इतने पर्टिकुलर हो गए हैं कि आप अपने कैलोरीज को बहुत ही गहराई में नापने लगते हैं। आपका जो इनटेक है उस लेवल पे चला जाता है जहाँ पे कहीं पे आप मैलनरिश्ड होते जा रहे हैं, एंड आपको उस चीज़ को देख के ये नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है। आपको कहीं पे ये लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है। आपको डर लगता है कि मेरा वजन बढ़ गया, या मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, या ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरा वजन, जैसे BMI की बात करिए, जो वजन वो जितना है उससे कम है, उसके बावजूद मेरी प्रीऑक्यूपेशन ऐसी है दैट मैं कॉन्स्टेंटली कैलोरी के बारे में सोचूं और मेरा को एक तरह से मैलनरिशमेंट होते जा रही है, बट मैं वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एनोरेक्सिया नर्वोसा को एक ईगोसिंटोनिक इलनेस भी कहते हैं। जी। तो कैन यू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि ईगोसिंटोनिक इलनेस क्या होती है? ईगोसिंटोनिक जब हम कहते हैं, उसका मूल रूप में जो मतलब है वो ये है कि इंसान को उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, वो उनके खुद के सेल्फ से जुड़ जाता है। सो अगर मुझे कोई ईगोसिंटोनिक इलनेस है, इसका मतलब हुआ कि जो मेरे सिम्टम्स हैं, जो मेरी परेशानी है, आई एम ओके विद देम। यस, मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इसीलिए एनोरेक्सिया के पेशेंट्स आसानी से ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते, राइट? आसानी से ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं, आसानी से मानते नहीं है कि कोई दिक्कत है, उनको लगता ही नहीं है कि उनको किसी भी तरह से इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य के लिए। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं एनोरेक्सिया के बारे में, दिस इज नॉट अबाउट पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम द इलनेस। ये उनके लिए भी है, हमारे आपके सबके लिए है, क्योंकि हमारे आसपास ये मुमकिन है कि अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स एनोरेक्सिया के आ रहे हैं, और यहाँ पे हम ये ना समझें कि इसको हम इग्नोर कर दें, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। अराउंड 14 मिलियन पीपल को अलग अलग किस्म के ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। इसलिए ये कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है जहाँ पे हम ये समझें कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है और हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए। एनोरेक्सिया के पेशेंट्स अलग अलग तरह से हमारे पास आते हैं। कुछ में, जैसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ एनोरेक्सिया, वो सिम्टम्स होते हैं, और कुछ लोगों में बिंज पर्जिंग टाइप। शंभवी से समझते हैं। शंभवी, ये बताइए द डिफरेंस बिटवीन द रिस्ट्रिक्टिव एंड द बिंज पर्ज टाइप।
तो डॉक्टर पारेख, जब हम रिस्ट्रिक्टिव की बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्टिव, जैसे द वर्ड सजेस्ट कि रिस्ट्रिक्टिव मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना। सो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग द इनटेक, सो मैं अपने खाने को कम कर रहा हूँ, राइट? ओके। अपने खाने को इतना कम कर लेना कि कभी कभी स्टारवेशन तक, मतलब अपने आप को भूखा रखना, मील्स मिस करना। जब हम बिंज और पर्च की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसे बाउट्स होते हैं जहाँ पे हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत सारा खाना खा लेते हैं और उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट फियर कि हमारा वेट गेन हो जाएगा, उसे पर्च करते हैं, मतलब कि उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि हम वॉमिटिंग से कर सकते हैं, इंड्यूस करके या फिर कुछ मेडिसिन लेके। जब हम बिंज की बात करते हैं तो इसको पोस्ट बिंज गिल्ट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड दैट, राइट? विच मीन्स कि क्योंकि मेरा एक ईगो सिंटोनिक इलनेस है, माने मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपना वजन कम रखना, कम खाना खाना मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसके इर्द गिर्द मेरी जीवन चल रहा है। उसमें अगर मुझे ये बिंज एपिसोड होता है जहाँ पे मैं सडनली ज़्यादा खाने का इंटेक करूँ, उसके बाद मुझे एक गिल्ट जैसी फीलिंग आती है, जिसके कारण पर्जिंग बिहेवियर होता है। और पर्जिंग बिहेवियर में वॉमिटिंग एंड डायरिया बोथ वुड बी देयर, राइट? इसमें एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज का भी रोल आता है रिस्ट्रिक्टिव में। सो रिस्ट्रिक्टिव में आई एम ईटिंग लेस एंड और आई एम ऑल्सो ओवर एक्सरसाइजिंग, राइट? कमना, एग्जाम्पल दीजिए एक कि अगर किसी के परिवार में किसी को रिस्ट्रिक्टिव टाइप के सिम्टम्स हो तो उन्हें देखने में वो कैसा लगेगा? मैं अपने एक पेशेंट के बारे में बताती हूँ, जो मेरे पास जब आए थे वो करीब 20 साल के थे एंड उन्होंने जो चीज़ शुरू कर दी थी वो अपनी तरफ से खाने को लेके बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव होते जा रहे थे। उनका इंटेक कम हो गया था, अवॉइड कर रहे थे खाने को, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने लग गए थे, जो चीज़ उनके घर परिवार वालों को भी नज़र आ रही थी, जो उनके नॉर्मल बिहेवियर से पहले जो होता था उससे काफ़ी अलग हो गया था। तो उनके एक्टिविटीज़ में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे, जिससे वो अपने वेट को, अपनी बॉडी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। और इस रिस्ट्रिक्शन में कुछ चीज़ें नहीं खाना, कुछ ही किस्म की चीज़ खाना, वो भी धीरे धीरे वन स्टार्ट्स टू अवॉइड एंड रिस्ट्रिक्ट दैट इनटेक, राइट? जी बिल्कुल। और जो पर्जिंग की आपने बात बताई थी, तो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग जैसे एक सिम्टम की हमने बात करी कि अगर मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा खाना खा लिया तो मैंने सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करी, और उसी तरह से दवाइयाँ लेके आई वुड डू पर्जिंग। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट जब हम बात करते हैं एनोरेक्सिया की, तो बिकॉज प्रीऑक्यूपेशन है वेट को लेके, बिकॉज जैसा हमें बताया गया कि वजन कम होने के बावजूद ये डर लग रहा है कि कहीं हमारा वजन बढ़ ना जाए, तो या रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न यानी कम खाना खाना और ओवर एक्सरसाइजिंग, या फिर कभी कभी एपिसोड आना ज़्यादा खाने का, फॉलोड बाय द गिल्ट एंड देन फॉलोड बाय पर्जिंग यानी दवाइयों से, या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। कमना, हम इस बात को अगर देखें कि पता कैसे चलेगा, देयर आर इमोशनल सिम्टम्स, जी, देयर आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जी, हमारे बिहेवियर में जैसा हम बात कर रहे हैं चेंज आता है, हमने बात करी मैल न्यूट्रिशन की, तो फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। जी। सो अगर मेरे आसपास किसी को एनोरेक्सिया के अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाट डज अ पर्सन फील एंड देन व्हाट कैन आई ऑब्जर्व? जैसे आपने बोला कि एक तो गिल्ट होता है फूड रिलेटेड, जब आप कंज्यूम कर रहे हैं फूड को, कई बार आप एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप नोटिस करने लगते हैं कि ये इंसान अपने वज़न को लेके बहुत डरने लगते हैं, खाने से भी कई बार डर एक्सप्रेस करते हैं कि मेरा बॉडी टाइप चेंज हो जाएगा, मेरा बॉडी वेट चेंज हो जाएगा, अगर ये गेन हो गया तो मैं कैसे उसको मैनेज करूं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। तो इस तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं एंड कहीं पे उनके तरफ से आपको दिखेगा कि उनके मूड्स पे अफेक्ट आता है, उनके सेल्फ एस्टीम पे असर आने लगता है। तो सेल्फ एस्टीम की बात करें कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा वजन ज़्यादा है इवन दो वो कम है, और मुझे अपने बारे में अच्छा नहीं लग रहा, तो नेगेटिव सेल्फ इमेज हो जाएगी, नेगेटिव बॉडी इमेज हो जाएगी, और वही नेगेटिव बॉडी इमेज के कारण मेरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे भी असर आएगा और मेरे अपने कॉन्फिडेंस और मेरी अपनी जिंदगानी पे भी असर आएगा, राइट? बिल्कुल। अगर हम बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चेंजेस आने लगते हैं वो होते हैं फूड हैबिट्स से रिलेटेड। इंसान जो है कई बार अपने फूड के प्रेफरेंसेस को चेंज कर लेते हैं, जो पहले वो खाते थे, जो चीज़ें उनको अच्छी लगती थी, कई बार उनको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो उनको कैलोरी वाइज सही नहीं लगते हैं। कई बार होता है कि वो बाहर जाना भी अवॉइड करते हैं कि बाहर का जो खाना है उसमें तेल ज़्यादा डलेगा, उसमें
फैट कंटेंट जो है ज़्यादा होगा तो वो नहीं खाना चाहते हैं। सिमिलरली आप नोटिस करेंगे कि वो अपने बॉडी को लेके बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं, तो बार बार मिरर में चेक करेंगे। खाने से पहले, खाने के बाद कोशिश करेंगे कि वो वॉशरूम यूज़ कर सकें। जैसे हम बात कर रहे थे कि कई बार वो पर्जिंग रिलेटेड बिहेवियर होता है, तो उस वजह से। एंड हम बिहेवियरली कई बार देखते हैं कि वो अपने ऊपर खुद को लेके कमेंट्स भी करते हैं कि जैसे मुझे बहुत मोटापा फील हो रहा है। बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को लेके बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होने लगते हैं, इरिटेबिलिटी आ जाती है कई बार उनके बिहेवियर्स में, रिएक्शंस में, रिस्पॉन्सेज में। एंड इस तरह की चीज़ें जो हैं बिहेवियरली हम कई बार नोटिस करते हैं, जो इंडिकेट कर सकते हैं कि उनके मन में काफ़ी प्रीऑक्यूपेशन आ रही है खाने को लेके, बॉडी को लेके, और वो बहुत परेशान हो रहे हैं उस चीज़ से। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सो लोग आते हैं जो एपेटाइट सप्रेसेंट क्या होता है उसको सर्च करते हैं, डाइट पिल्स ऐसी हों तो उसके बारे में सर्च करते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो उन्हें लगे कि उनका वज़न कम कर दे या भूख कम कर दे। इस तरह का बिहेवियर भी, जिस तरह की हमारे आसपास इन्फॉर्मेशन है, उसके कारण भी मैंने देखा है। शंभवी, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट हमने बात करी कि सेल्फ को कैसा लगता है, हम साइकोलॉजिकली हाउ आई फील, मूड्स में जो चेंज आता है, बिहेवियर में आता है, लेकिन एनोरेक्सिया हैज सिग्निफिकेंट फिजिकल इम्पैक्ट। सो फिजिकली व्हाट ऑल हैपेंस इन द बॉडी? डॉक्टर पारेख, जैसे हमने बोला कि क्योंकि हम इतना रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने फूड को, या फिर हम अपने बॉडी को बिंज और पर्ज की साइकिल के थ्रू गुजारते हैं, तो उसमें ये होता है सबसे पहली चीज़ कि वेट बहुत कम होता है। दूसरी जो चीज़ होती है कि जो फिज़िकल सिम्टम्स फील होने लग जाते हैं, उसमें आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, आपके कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बहुत इनफ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। इनफैक्ट जब हमने पढ़ाई शुरू करी थी, अगेन लेट 90s की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय ये क्राइटेरिया होता था दैट मिसिंग ऑफ पीरियड्स कंटिन्यूसली फॉर 3 months, बट अब वो नहीं हम मानते हैं। बट ऑब्वियसली बिकॉज उस समय ऐसा लगता था, अंडरस्टैंडिंग साइंस की थी कि इट्स इलनेस इन विमेन ओनली, बट अब समझ में आता है कि डिफरेंट है। बट लाइक यू आर सेइंग कि हार्मोनल चेंजेस आएंगे which can include missing of periods. You talked about cardiac related changes आएंगे, and even starts affecting your bone density, जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करने लग जाता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके नॉर्मल जो फेसेस हैं, जो आपकी ऊपरी बॉडी सिम्टम्स हैं या बॉडी फीचर्स हैं, जैसे आपके बाल थिन हो जाना, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाए, आपकी स्किन बहुत ब्रिटल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ज़्यादातर symptoms that you are talking about are the symptoms that you are talking about in terms of the impact of malnourishment. So vitamin deficiencies, hair and skin related concerns, cardiac concerns. I remember मेरे टीचर मुझे बताते थे हमेशा that anorexia एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर की किसी भी ऑर्गन या को नहीं छोड़ती है, because that is the impact of malnourishment. But जिन लोगों में सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग होती है, उनमें कुछ अलग किस्म के इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, राइट, इंक्लूडिंग विथ आवर डेंचर, एंड उसके बारे में बताइए। तो जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हो सकती है जब हम इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपना हाथ यूज़ करते हैं, तो उसमें नकल्स पे देयर कैन बी मार्क्स विच कैन बी एन इंडिकेशन कि इंड्यूस्ड वॉमिटिंग हो रही है। आपके टीथ जो होते हैं वो भी ब्रिटल हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें, बिकॉज जो एसिड निकल रहा है आपकी वॉमिटिंग में, उसकी वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। सो जब पहली बार मैंने एनोरेक्सिया के बारे में पढ़ा था, तो एक वो इलस्ट्रेशन मुझे हमेशा याद रहा है। वो मैंने कई बार उसको अपने पेशेंट्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर किया है। दैट एक इंडिविजुअल है जो बहुत मैल नरिश्ड है, अंडरवेट है, वो अपने आप को मिरर में देख रहे हैं और मिरर में उन्हें लगता है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा है। यही इस बीमारी का मेन कंसर्न है कि क्योंकि हमारी समझ अपनी बीमारी के बारे में इस तरह की है कि हमें कॉन्स्टेंटली ये लगता है कि हमारा वज़न कहीं ज़्यादा है जितना होना चाहिए उससे, और हमें कॉन्स्टेंटली उसके बारे में ख्याल आते हैं
एक प्रीऑक्यूपेशन रहती है हमारे खाने को लेके, हमारे वजन को लेके। उस कारण से हमारे शरीर पे बहुत नुकसान होता है, हमारी सेल्फ साइकोलॉजी, हमारी रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों पे एनोरेक्सिया नर्वोसा का असर होता है। हमने आज बात करी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा को कैसे पहचानें। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा क्यों होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स।